नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। जिस रफ्तार के साथ में देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि जल्द ही रोजाना नए मामलों की संख्या 2 लाख को पार कर जाएगी। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 1,68,000 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 904 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के नए मरीजों का यह आंकड़ा किसी को भी डराने के लिए काफी है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में हर घंटे 7,038 नए कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं हर मिनट की अगर हम बात करें तो 117 नए कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि हर घंटे 38 लोगों को कोरोना अपना शिकार बना रहा है। कोरोना की पिछली लहर से इसकी तुलना करें तो 17 सितंबर 2020 को कोरोना ने अपना पीक हुआ था और इस दौरान पीक उसने छू रखा था। इस दिन 97,894 नए कोरोना के मरीज आए थे। पिछले पीक के चरम के दौरान देश में हर घंटे 4,079 नए मरीज ही सामने आ रहे थे और हर मिनट 68 लोग कोरोना की चपेट में आ रहे थे। कोरोना की पिछली लहर में मृतकों का आंकड़ा सबसे ज्यादा था, लेकिन साथ में आपको बताएं कि सबसे ज्यादा आंकड़ा 16 सितंबर को आया था। इस दिन 1,290 लोगों की जान कोरोना ने ले ली थी। हर घंटे करीब 54 कोरोना का शिकार बन रहे थे, लेकिन अब सभी की नजरें वैक्सीनेशन पर है। लेकिन कई राज्यों ने दावा किया है कि उनके पास वैक्सीन की कमी है और देश की जनता सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, क्योंकि सरकार तो कहीं और ही व्यस्त नजर आ रही है। कल दिल्ली में 10,774 10,774 पॉजिटिव केसेस आए थे। पॉजिटिविटी थी 9.43% और टेस्ट किए गए थे 1,14,288, मतलब 1,15,000 के करीब टेस्ट किए गए हैं दिल्ली में। और पूरे देश में कल देश का रात को जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें 1,70,000 से भी ज़्यादा ऊपर क्रॉस कर गया नंबर। तो दिल्ली में भी नया मतलब लेवल पे कोरोना पहुंच रहा है और पूरे देश में भी। लोगों से बस यही अपील है कि भाई घर से तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो और कोरोना को रोकें। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के तो लगातार जो संक्रमण है तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन साथ में अभी किन ऐसे कौन से राज्य हैं जहां की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 63,294 संक्रमित आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की बात करें तो 15,276 दूसरा बड़ा राज्य है जिसके पास सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें 10,521 मामले छत्तीसगढ़ से सामने आ रहे हैं। दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में भी आंकड़े 10,000 से ज्यादा हैं। कर्नाटक की हम बात करें तो 10,250 और दिल्ली में 10,774 मामले हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें कि ये कुछ राज्य हैं जिनकी स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। और इसी के साथ आपको बताएं कि दिल्ली में जो कोरोना का रिकॉर्ड है वो टूट चुका है 11 अप्रैल 2020। आज की हम बात करें तो आज भी स्थिति लगातार गंभीर होती नजर आ रही है। बीते आंकड़े भी हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं और साथ में वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 7 अप्रैल को 5,000 मामले थे और किस तरीके से 10 अप्रैल होते होते 7,897 में पहुंचते हैं और फिर एक दिन बाद ही 10,000 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस हो जाता है। यानी कि हर रोज के साथ ही लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरा ऐसा प्रदेश है जिसमें बहुत तेजी के साथ जो आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन अब पूरे देश में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा किया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये सामने आने लगा है कि आखिरकार वैक्सीनेशन की कमी है कि नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार, कई ऐसी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने ये डिमांड की है कि उनके पास वैक्सीन की कमी है और केंद्र सरकार का लगातार यही दावा है कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में तमाम राज्यों को पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि हर दिन 50,000 से ज्यादा नए केस महाराष्ट्र में आ रहे हैं और साथ में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र इस वक्त सबसे ज्यादा गंभीर राज्यों में से एक है। अकेले महाराष्ट्र में देश के 49% जो संक्रमित हैं वो वहां पर हैं। और इसी के साथ अगर हम आगे के आंकड़ों की हम बात करें तो आपको बताएं कि पूरे देश में इस वक्त 1,52,589 केस हैं। अकेले महाराष्ट्र में 63,294। लेकिन मौत की हम बात करें पूरे देश में 839 और महाराष्ट्र की अकेले की हम बात करें तो 394 मौत वहां पर हैं। पूरे देश में 1,52,589 केस और साथ में अकेले महाराष्ट्र में 63,294 349 मामले मौत के अकेले महाराष्ट्र से
पूरे देश में आंकड़े जो है वो भी आप देख रहे हैं, साथ में लगातार जिस तरह की स्थिति है वो आप पूरे देश में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और आज की इस चर्चा में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये आखिरकार जिस तरह के आंकड़े हैं उन आंकड़ों को लेकर आखिरकार सरकार क्या कुछ तैयारी कर रही है। तो तमाम आंकड़े आपने देखे और समझ में आया होगा आपको कि किस तरह की स्थिति जो राज्यों के अंदर हो रही है, किस तरीके से देश में जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ अश्वनी शाही हैं, बीजेपी नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुजाता पॉल हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता हैं, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाही साहब में रुख आपका करना चाहूंगा। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार पूछ रही है क्या कदम है उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, क्या तैयारी हो रही है? जी, देश की स्थिति को लेकर बहुत गंभीर है और देश में हर वो एहतियात के कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो। जी, अभी पिछले 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक भी ली और चीजों को राज्य सरकारों पर भी छोड़ा। क्योंकि देखिए मोहित जी, ये पिछले बार जो 2020 में हम लोगों ने कोरोना देखा, हमको कोरोना का कुछ पता नहीं था कि ये कोरोना होता क्या है, कैसे क्या चीज होती है। हमारे देश में न टेस्टिंग लैब थी, न कोई स्वास्थ्य सुविधाएं थी। लेकिन अब जो है चीजें स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर टेस्टिंग लैब से लेकर सभी चीजें अपग्रेड हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी अभी हम जो है पूरे विश्व के तुलना में अभी भी कहीं ना कहीं पीछे हैं। लेकिन अब अचानक ये मामले बढ़े हैं तो सरकारों ने अपने हिसाब से, क्योंकि एक तरफ से हम लोग टीकाकरण भी कर रहे हैं, दूसरे तरीके से उपचार भी कर रहे हैं और बड़ा ही दुखद विषय है महाराष्ट्र में, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र जैसा प्रदेश पिछले 1 महीने से संक्रमण का मतलब भयावह रूप झेल रहा है। जो भी चीजें हैं केंद्र सरकार उस पर निरंतर नजर रखे हुए है और वहां के मुख्यमंत्री जी ने भी जो बेहतर करने की कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं। टीकाकरण सबसे कहा गया, इस समय टीकाकरण का उत्सव मनाया जा रहा है और 4-5 दिन का एक माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सारे प्रदेश में लगाया जा रहा है, टीकाकरण किया जा रहा है। अभी हम लोग हर तरह से देखिए, पहले हमारे पास जो अस्पतालों की जो कमी थी, अभी बीच में सब लोग क्या हुआ एकदम से थोड़े से, मतलब पूरा तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन थोड़े से आम जन की मैं बात कहूंगा कि सरकार के साथ मिलकर चलना होगा और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमको भी जरूरत ना हो सरकार बार बार सिर्फ यही कह सकती है कि आप घरों से न निकलें, प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन आम जनमानस में एक चीजें होती हैं कि वो उस चीज को नहीं मानता। उसका एक दूसरा देखिए, आप सिर्फ आप आम जनमानस पर ही इसका ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं, इसको लेकर हम और भी आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सुजाता पॉल मैम, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, सरकार की तैयारियों से आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार तैयार है? लेकिन साथ में एक सवाल ये भी कि वैक्सीन की कमी की जो बातें कही जा रही हैं, वैक्सीन की कमी है कि सरकार के साथ में आपके विश्वास की कमी है? सबसे पहले तो सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है वो काफी नहीं है जी, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज करा हुआ है कि सब कुछ जो सेंटर बताएगा वो करेगा, वो किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है क्योंकि हर स्टेट की स्थिति अलग है, बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं इतने सारे केसेस हैं, तो हम ये भी देख रहे हैं कि बजाय इसके कि सरकार का सहयोग करे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सरकार गिराने की कोशिशों में लगी हुई है। और मैं इस बात का स्वागत करती हूँ जो अभी भाजपा नेता शाही जी ने कहा कि राजनीति जी नहीं होनी चाहिए और इसमें सहयोग किया जाना चाहिए। तीसरी बात, कुछ राज्य ऐसे जहां चुनाव है और वहां के आंकड़े हमें क्यों नहीं पता चल रहे हैं। चौथी बात, गुजरात के आंकड़े भी हमारे पास नहीं आ रहे हैं, महाराष्ट्र के आंकड़े अवश्य आ रहे हैं, मगर आपको याद होगा जब सबसे ज्यादा केसेस आ रहे थे तो महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात भी था। हमें पता होना चाहिए कि उस राज्य में क्या हो रहा है जी। और सबसे बड़ी बात, जब पहला वेव शुरू हुआ था और करीबन 6-7 हजार केसेस आए थे तो ठीकरा फोड़ा जा रहा था तबलीगी जमात के ऊपर। बाद में हाई कोर्ट से सबको क्लीन चिट मिल गई, ये कहा गया कि उनको जबरदस्ती उनके ऊपर ये ठीकरा फोड़ा गया, किसी ने नहीं फैलाया। अब मुझे बताइए कि स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज होती रहनी चाहिए या नहीं।
मैं उत्तराखंड से हूं तो मुझे और ज्यादा चिंता है। मैं मानती हूँ कि कुंभ हमारी आस्था है, बिल्कुल। लेकिन हमारी आस्था के साथ साथ क्या हम लोगों के जीवन को मुश्किल में डालने की तरफ नहीं धकेल रहे हैं, जिस वक्त हमारे पास वैक्सीन की कमी है और कुंभ में शाही स्नान हो रहा है। मुझे लगता है कि पहले शाही स्नान के बाद सरकार को इसमें रीलुक करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड में और उसे रोकना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो आप जानते हैं जो प्रवासी चले गए थे वापस अपने राज्यों में, वे वापस पहुंच गए हैं महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि रोजगार भी हमें बनाए रखना है, मगर उसके कारण हम लोगों को रोक नहीं पा रहे। पहली बार तो हमने तो अनप्लान्ड लॉकडाउन कर दिया था, अब लोगों के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता, क्योंकि ये तो सरकार को देखना है कि हमारे यहाँ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम कई सालों से बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कोरोना वैक्सीन जो है लोगों को दे पा रहे हैं। उस पे हम कैप लगा रहे हैं। 6 करोड़ वैक्सीन हमने देश के बाहर भेजी है। आप भूटान का एग्जाम्पल देखें तो कहाँ 62% उन्होंने अपने वैक्सीनेट कर लिए लोगों को, जबकि हमने उन्हें 4 लाख डोजेस भेजे थे, मगर हमारा आंकड़ा जो है 6 से 7% के बीच में रुका हुआ है। तो ये चिंता का विषय है, सरकार को इस ओर कदम उठाने चाहिए। लेकिन लेकिन मैम एक बात जो लगातार लोगों के मन में है, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसका इलाज फिलहाल जो एक ही चीज नजर आ रही है कि वैक्सीनेशन होगा, तो लेकिन वैक्सीन की कमी की भी बातें कही जा रही हैं। राज्य सरकारें आरोप लगा रही हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है। इस बात को हम समझने की कोशिश करें कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है या फिर सिर्फ ये राजनीति है या सिर्फ एक विश्वास की कमी है केंद्र के साथ। देखिए, विश्वास की कमी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला ये कह चुके हैं कि उनको अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो हमारी सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि पीएम केयर्स फंड में जो इतना पैसा आया, क्या वो पीएम केयर्स फॉर जिस चीज के लिए है, यानी कि चुनाव, क्या उसमें खर्च किया जा रहा है? क्या उसके पैसों को इस वक्त कोरोना के लिए खर्च नहीं करा जाना चाहिए? क्या ये इतनी बड़ी मुश्किल है कि अगर अदर पूनावाला कह रहे हैं कि हम रैंप अप कर देंगे तो हम बहुत सारे वैक्सीन बना सकते हैं। इसके अलावा और भी जो कंपनीज हैं जो बनाने में सक्षम है, क्या उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए? हम तो बहुत बड़ा देश है और हमारे यहाँ बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। अगर सरकार उन्हें लॉजिस्टिक्स और हर तरीके से मदद करेगी, टेक्निकल सपोर्ट में और केमिकल्स जो भी उनको चाहिए होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, वो सारी चीजें अगर वो प्रोवाइड कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि देश में बहुत ज्यादा जो वैक्सीन है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि अदर पूनावाला ये बात को मान रहे हैं। तो सरकार के ऊपर भरोसा कैसे किया जा सकता है अगर सरकार चुनावों में इंटरेस्टेड है और चुनावों की तरफ ध्यान दे रही है, मगर इस वक्त जो बड़ी दिक्कत है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। और रैलीज में देख लीजिए आप कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वहां का आंकड़ा नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, आज आंकड़ा हालांकि आया है, 4,000 से ज्यादा संक्रमित वहां के मामले सामने आए हैं, लेकिन शाही साहब इसी बात को और थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीकरा आमजन पर फोड़ दिया जाता है कि लापरवाही उनकी तरफ से हो रही है। आप दिल्ली में जब होते हैं तो ये कहते हैं कि भैया हमें मास्क भी पहनना है, दूरी का भी ख्याल रखना है, लेकिन जब आप बंगाल में पहुंचते हैं या चुनावी रैलियों में आप पहुंचते हैं तो इस चीज को भूल जाते हैं। अब ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि देश में कोरोना बढ़ रहा है और सरकार चुनाव में व्यस्त है। मोहित जी, देखिए 2-3 बातें हैं। जैसे कि हमारे कांग्रेस की नेता ने अभी हमको बताया, बड़ा पॉइंटेड उन्होंने 4-5 मुद्दे उठाए और इस सरकार के द्वारा उठाए गए कदम नाकाफी हैं। मैं पॉइंटेड जवाब देना चाहूंगा इनका। सरकार ने जो कदम उठाए हैं, इस बार सरकार ने सभी राज्य सरकारों को दे दिया है कि आप लोग अपनी व्यवस्था अपने से कर सकते हैं। तो क्या ये अपने महाराष्ट्र पर सवाल उठा रही हैं, या ये अपने छत्तीसगढ़ सरकार पर सवाल उठा रही हैं, या केंद्र सरकार पर उठा रही हैं? पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि जो परिस्थितियां बन रही हैं चुनाव की, आपका भी और इनका भी सवाल था। चुनाव का आपने कहा कि दिल्ली में मास्क भी बताया जाता है और बंगाल में नहीं बताया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, कोई भी ऐसी चुनाव रैली बता दीजिए जहां पर बिना मास्क के गए हों। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा, मैं अपने कांग्रेस नेत्री को जवाब देना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस वहां चुनाव नहीं लड़ रही है? जहां के चुनाव का आईना हमको ये दिखा रही है, वहां कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। तो अपने भी अंदर देखना चाहिए, सभी चीजों को एक बार आईना भी देख लेना चाहिए। तीसरी बात, तबलीगी जमात की इन्होंने बात की। तबलीगी जमात के ऊपर उस समय लगा था
बाद में माननीय कोर्ट के द्वारा जो भी वहां साक्ष्य माना जाता है, लेकिन एक चीजें आई थी उस पर आप मीडिया वालों ने भी पूरी तरीके से सवाल उठाया था और हम लोगों ने भी सवाल उठाया। बाद में अगर माननीय न्यायालय को साक्ष्य नहीं मिले, वो मामला शांत हो गया। तो अब तबलीगी जमात का कोई मामला नहीं है। महाराष्ट्र में 50,000 से ऊपर केस आ रहे हैं। मैं सुजाता जी को बताना चाहूंगा, मैंने पहले कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बड़े प्यारे तरीके से उन्होंने राजनीति की। तो राजनीतिज्ञ है तो राजनीति करना ही चाहिए। देश की संवेदना से कोई मतलब कांग्रेस को कहाँ रहता है, रक्त रंजित इतिहास वाली पार्टी है। चौथी बात मैं बताना चाहूंगा कि अनप्लैन्ड लॉकडाउन इन्होंने कहा पिछली बार, अनप्लैन्ड लॉकडाउन। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारत सरकार, और पहले भी मैंने ओपनिंग रिमार्क में अपने कहा कि जब कोरोना आया था तो हम लोग उसकी परिस्थिति से वाकिफ नहीं थे, हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमको लॉकडाउन लगाना पड़ा। उसको अनप्लैन्ड कह रही हैं। लेकिन जब सरकार ने लॉकडाउन खोलने की बात की थी भारत सरकार ने, तो 4 राज्यों ने, जहां पर भाजपा की सरकार नहीं थी, पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन लोगों ने पहले लॉकडाउन बढ़ा दिया था। भारत की सरकार ने नहीं बढ़ाया। और आज अभी 1 महीने पहले अमरावती में 1 महीने 20 दिन के लिए या 10 दिन के लिए लॉकडाउन पहले महाराष्ट्र सरकार ने लगाया था। वो क्या प्लान था? देखिए, ये एक दूसरे के ऊपर चिकड़ा फोड़ने वाली नहीं बात होती है मोहित जी। ये मैं कह रहा हूं कि सबको इस समय कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। इनके राजनेता भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव आयोग का विषय था। चुनाव आयोग ने अब सबको सख्ती किया है, अब सभी लोग मानेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। नहीं, ठीक है, इस पे जवाब सुजाता पॉल जी भी देंगे। लेकिन एक बात है कि सरकार में रहते हुए कम से कम जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बन जाती है। सरकार में अगर आप हैं तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बन जाती है। जब आप बच्चों से कह सकते हैं कि आप ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करें, तो आप रैलियों को भी इस तरीके से आयोजित कर सकते हैं। कम से कम एक कोशिश हो सकती थी। जी मैम। जी, एक लाइन और जी अगर इजाजत हो तो एक लाइन और में जी कहें। मैं अभी एक सवाल और उठा था वैक्सीनेशन का। वैक्सीन पर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक पूरा चार्ट दे दिया है सबको। हर स्टेट को 4 दिन 5 दिन की वैक्सीन सबके पास है। कोई नहीं कह रहा है, कोई मुख्यमंत्री नहीं कह रहा है कि मेरे पास 5 दिन की वैक्सीन नहीं है। हाँ, ये जरूर कह रहा है कि नहीं, मुझे 15 दिन की दे दी जाए। अब वैक्सीन अगर मुंबई पहुंच गई और वो औरंगाबाद नहीं पहुंच पा रही है या धुलिया नहीं पहुंच पा रही है, तो ये वहां के शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। लखनऊ अगर पहुंच गई और वो जो है गोरखपुर और सहारनपुर नहीं पहुंच पा रही है, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। मैं इसको कहना चाहता हूं, तो वैक्सीनेशन की कहीं कमी नहीं हो रही है। वैक्सीन प्रॉपर सबको चार्ट दे दिया गया है कि आपको अगले कितने दिन के लिए वैक्सीन दिया जाएगा और कितना वैक्सीन दिया जाएगा। हिंदुस्तान में वैक्सीन पर्याप्त है जिससे हम लोग लगा सकते हैं। जो अभी 45 साल से ऊपर का टीकाकरण चल रहा है उसके लिए वैक्सीन पर्याप्त है। आने वाले दिनों में कल अभी ये सुजाता जी, और मैं आपको बता दूं, 3 कंपनियों की वैक्सीन आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपके सामने और आ रही है जो हिंदुस्तान में निर्मित है। चलिए ठीक, सुजाता मैम जवाब दीजिए। जी, देखिए, अनप्लान्ड लॉकडाउन की ये बात कर रहे हैं जिस पर मैंने सवाल उठाए। मैं यही तो आपसे जानना चाह रही हूँ कि तबलीगी जमात की आपने बात कर दी और अनप्लान्ड लॉकडाउन की। जहां तक तबलीगी जमात है, आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए। तो अब आप मुझे बताइए कि उस एक्सपीरियंस को आप जब इस तरीके से बोलते तो आप माननीय न्यायालय पर सवाल उठाते हैं और आपकी सरकार है, आपकी पुलिस ने ठीक तरीके से तहकीकात नहीं करी, ठीक तरीके से एविडेंस नहीं लेके गए कोर्ट में, इसलिए हर हाई कोर्ट से छूट गए लोग। और कोर्ट्स ने इस बात को कहा, टिप्पणी करी अपने आदेशों में। देख लीजिए आप अपने आदेशों को, माननीय न्यायालय के आदेशों को, हर जगह उन्होंने कहा कि इनके ऊपर खामखा का ठीकरा फोड़ा गया है, इन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। दूसरी बात, जब आप बात करते हैं कि कांग्रेस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है या नहीं, तो आप इस चीज को भी तो मानिए कि सरकार में तो आप हैं, और अगर चुनाव हो रहे हैं और आप जा रहे हैं हर जगह पे रैलीज कर रहे हैं, हर जगह नियमों को ताक पे रख रहे हैं और लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो बाकी पार्टीज क्या चुपचाप रहेंगे? वर्चुअल रैली का एग्जाम्पल सेट करते और सबको वर्चुअल रैलीज करते। आप तो पूरे सिस्टम का ही फायदा उठा रहे हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर शुरुआत करनी थी तो ढंग से आप कर सकते थे। मुझे याद है कि किस प्रकार से वर्चुअल रैलीज भी आप ही ने स्टार्ट करी थी ना, तो अब क्यों नहीं हो सकती थी?
ये जो आपने सिस्टम पूरा तैयार कर दिया, लेकिन अब मैं फिर कह रही हूँ स्ट्रैटेजी जो है कोरोना के लिए स्टेप बाय स्टेप अगर हम बना भी रहे हैं तो चेंज भी करी जा सकती है, क्योंकि केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं अगर अब भी हम समझ जाएं और आगाह हो जाएं और स्ट्रैटेजी चेंज कर दे तो बहुत बढ़िया होगा। आपने महाराष्ट्र की बात करी, बिल्कुल निश्चित तौर पर चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, मैं यही कह रही हूँ कि सेंट्रलाइजेशन खत्म होना चाहिए और जो सहयोग केंद्र सरकार को देना है वो देना एक अलग इशू है, मगर सरकारों को, राज्य सरकारों को ज्यादा फ्रीडम दी जानी चाहिए। और आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिस तरह से हमने किया है उस प्रकार से हम क्यों नहीं वैक्सीन जो है लोगों के घर घर तक पहुंचा सकते। आप कह रहे हैं कि 4-5 दिन की वैक्सीन मौजूद है, ऐसा नहीं है। अगर आप डेटा चेक करेंगे, एग्जैक्ट डेटा ये क्योंकि कल का है मैं नहीं बोल रही हूँ, 2 से 2.5 दिन का है। और आपने मेरी इस बात का भी जवाब नहीं दिया कि आदर पूनावाला कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन की शॉर्टेज है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्हें 3000 करोड़ रुपए की जरूरत है, क्यों पीएम केयर्स फंड से ये पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप एक्सपोर्ट्स के बारे में भी कुछ नहीं कह रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था भूटान का। इसके अलावा अगर आप देखें कि अमेरिका, कनाडा वगैरह वो पूरे दुनिया के लोगों से, दुनिया के देशों से वैक्सीन खरीद के होर्ड कर रहे हैं और हम उनको वैक्सीन दे रहे हैं, तो हमारे को अपनी स्ट्रैटेजी को रीफॉर्म करना पड़ेगा। और आखिरी बात, आपने अभी भी कुंभ के बारे में नहीं कहा। आपको मालूम है कि हरिद्वार में कोरोना विस्फोट हुआ है और आज से पहले मैं आपको बता दूं जब पिछली बार पीक भी हुआ था तो देहरादून में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस आते थे, लेकिन जिस तरह की भीड़ हम देख रहे हैं हरिद्वार में इस वक्त कुंभ को लेकर वो चिंताजनक है। उस पे कोई स्ट्रैटेजी बनाई जानी चाहिए, क्योंकि धर्म तो तभी रहेगा जब लोग रहेंगे। अगर लोगों की आस्था है तो सरकार अगर एग्जाम्पल सेट करेगी तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हमने अवेयरनेस प्रोग्राम को कहीं ताक पे भी रख दिया है। हमें अवेयरनेस क्रिएट करते रहना पड़ेगा कि आप वैक्सीन लगा भी लेंगे तो भी आपको प्रिकॉशंस लेते रहने पड़ेंगे। इस ओर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, केवल हम डिबेट्स में इस बात को कह रहे हैं कि लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर जागरूकता अभियान चलाएं, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, सरकार में आप है, इसलिए जरूरी है कि जागरूकता अभियान सरकार जो है इसमें फोरफ्रंट पे आके करे, ताकि हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स हो, हर जगह लोगों को बार बार उसी प्रकार से आगाह किया जाए जैसे पहले किया जा रहा था। बिल्कुल शाही साहब, तमाम बातों का जवाब भी चाहिए, लेकिन साथ में क्योंकि जो कुंभ की बात लगातार सुजाता पॉल जी कह रही हैं, इसको लेकर लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि तबलीगी जमात पर जिस तरह का ढिंढोरा पीटा गया था, चाहे आप मीडिया के द्वारा कह लीजिए या सरकार में बैठे कुछ लोगों के द्वारा कह लीजिए, बीजेपी के नेताओं के द्वारा कह लीजिए, लेकिन कुंभ पर जो शांति है, आलम यह है कि वहां पर कई जो संत हैं वो संक्रमित मिले हैं, और ऐसे में आपको नहीं लगता कि कोई कदम उठाया जाना चाहिए? अगर नहीं उठाते हैं तो क्या रमजान जो आने वाले हैं वहां पर भी ऐसी लापरवाही आप होने देंगे? नहीं है, मैं एकदम सहमत हूँ आपकी बात से। कुंभ पर भी प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को वो व्यवस्था करनी चाहिए वहाँ की जनता जो है, जनता को जागरूक किया जा सके। और जहाँ तक जागरूकता फैलाने की बात है, मुझे नहीं लगता है कि भारत के हर कोई मीडिया चैनल ऐसा है कि जो अगर 24 घंटे में 10 घंटे कोरोना के ऊपर खबर न चला रहा हो। इससे बड़ा जागरूकता अभियान कुछ हो ही नहीं सकता देश में। जो हमारे मीडिया चैनलों ने इसका बीड़ा उठाया है सरकार के साथ, सरकार तो कर ही रहा अपना काम, लेकिन मीडिया चैनल इतना लोगों को आंकड़े बता कर, फिर भी देखिए, मैं आम जन के ऊपर ठीकरा फोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन फोड़ना पड़ेगा। और मोहित जी, हमको आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक आम जन होने के नाते हमको आपको अपने जबरदस्ती जो है बाहर निकलना नहीं पड़ेगा, प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। और कांग्रेस के लोगों की बात मैं बताऊं, ये पीएम केयर फंड के पीछे पिछले साल से पड़े हैं, ऑडिट भी कराया, सब कुछ कराने की बात कर रहे हैं। आदर पूनावाला की तो बड़ी चिंता हो गई इनको। अभी पूरा जब तक ये किसान आंदोलन रहा, तो किसान आंदोलन पर ये कुंभ का जो सवाल उठा है, किसी कांग्रेस नेता ने नहीं कहा कि वहां प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। इस हर दिल्ली के चारों तरफ जो है भीड़ लगी हुई थी, कहीं कोई ना मास्क था, ना सोशल डिस्टेंसिंग थी। कांग्रेस के नेता वहां जा रहे थे, इनकी नेत्री प्रियंका जी, इनके राहुल जी वहां बैठकर लोगों के साथ सभा कर रहे थे, उस पर सवाल किसी ने नहीं उठाया। और आज हर चीज पर सवाल उठ रहा है। मैं बड़ा दिल करते हुए सुजाता जी कहने के लिए तैयार, मैंने कहा है
माननीय मुख्यमंत्री जी को कुंभ पर भी कोई निर्णय लेना चाहिए, जैसा कि उदाहरण माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रस्तुत किया। मोहित जी, किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो, 5 लोगों से ज्यादा वहां पर पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, इस पे पहले कमेंट आपने, क्योंकि किसान आंदोलन का आपने जिक्र किया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम आपने लिया है, इसको लेकर भी बातें हो रही हैं। सुजाता पॉल जी, जवाब। देखिए, पहली बात तो किसान आंदोलन में आपने राहुल गांधी जी को कब देखा और प्रियंका गांधी जी को, ये जानना चाहती हूँ मैं। जिन रैलीज की आप बात कर रहे हैं वो किसान आंदोलन से अलग है। जो किसान दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं? अगर आप सचमुच में नहीं चाहते कि भीड़ इकट्ठी हो और कोरोना ना फैले, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि इस वक्त सरकार इस तरह के कानून जो पैंडेमिक की आड़ में ला रहे हैं वो ना लाते, और लाए भी हैं तो उसमें पीछे हट जाते। लेकिन जिद पर अड़ी सरकार जब तक अपने आप को पूरी तरह से खत्म नहीं कर लेगी और अपनी पार्टी को खत्म नहीं कर लेगी तब तक मानेगी नहीं। आपको बता दूं कि कुंभ में अखाड़ा, क्या संदेश जनता को, आखिरी कमेंट। देखिए, मैं ये संदेश सबको देना चाहती हूँ कि सबको ही सावधानी बरते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में जहां पे चुनाव है वहां से जाएगी, इस साल जहां चुनाव है वहां से जाएगी, 2024 में देश से जाएगी। लेकिन आपको आत्मनिर्भर बनने को अभी भी कह चुकी है। और आपको बता दूं कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जो है वे बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पे सावधानी बरती जाए, मगर ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे बहुत सारे संत ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसलिए आप लोग अपनी सावधानी बरतिए, इस सरकार पे भरोसा मत करिए, और कोरोना वैक्सीन जैसे ही आपको लग सके आप लोग लगाइए, मगर प्रिकॉशंस तब भी लेते रहिए। ठीक है, अश्वनी शाही जी, मैं आपका आखिरी कमेंट लेना चाह रहा था, लेकिन समय सीमा हमारे पास जो थी वो खत्म हो चुकी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो लगातार कोशिश हम ये कर रहे थे, जिस तरीके से वैक्सीन की कमी की बातें कही जा रही थी, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सरकार क्या कुछ तैयारी करती नजर आ रही है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।